कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिका की एक जेल को दिखाया जाता है, जहां दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक कैदी रहा करते थे। इनके पास एक से बढ़कर एक सुपर पावर्स थी, पर इन कैदियों ने कभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल किसी के भले के लिए नहीं किया। यहीं हम सेवेंट नाम के कैदी को देखते हैं, जिसे मर्डर के लिए 30 साल की सजा हुई थी। सेवेंट को अकेला रहना पसंद था और जो कोई उसके सेल में आता वो उसे मार दिया करता था। अमांडा नाम की एक्स इंटेलिजेंस अफसर को अपने एक मिशन के लिए उनके जैसे लोगों की ही जरूरत थी। वो सेवेंट को अपने साथ ले जाती है और उसके सर में एक ऐसा बॉम्ब फिट कर दिया जाता है जो अगर फटा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अमांडा कहती है कि अगर मिशन में कामयाब हुए तो तुम्हारी सजा 10 साल से कम कर दी जाएगी, और अगर गलती से भी मेरे कहे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए या भागने की सोची तो मैं तुम्हारा सर बम से उड़ा दूंगी। इसके बाद उसे टास्क फोर्स एक्स से मिलवाया जाता है, जो उसकी तरह ही खतरनाक कैदियों की टीम थी। इसमें भी एक से बढ़कर एक खूंखार लोग भरे पड़े थे और सबकी अपनी अपनी सुपर पावर्स थी। यहाँ हम वीसल नाम के कैदी से मिलते हैं, जो शक्ल से तो बहुत शरीफ लगता था, पर सच्चाई बिल्कुल उसके उल्ट थी, क्योंकि उसने 17 बच्चों का खून किया था। रिक फ्लैग उनकी इस टीम को लीड करता है और उन्हें कार्टो माल्टीस नाम के आइलैंड पर लेकर जाता है, जहां उन्हें एक सीक्रेट मिशन पूरा करना था। इसी बीच अमांडा के ऑफिस में बैठे कुछ लोग शर्त लगा रहे होते हैं कि इनमें से पहले कौन मरेगा, क्योंकि ये किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। उनका हेलीकॉप्टर और आगे नहीं जा सकता था, इसलिए सब एक एक करके समुद्र में कूद जाते हैं। वीसल उन्हें कूदने से मना करता है, पर उन लोगों ने उससे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। पता चला कि वीसल को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से वो डूबने लगता है। सेवेंट ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, पर जब तक वो उसे बाहर लेकर आता तब तक डूबने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। अमांडा उन्हें आगे बढ़ते रहने को कहती है, पर आगे खतरा भी हो सकता था, इसलिए सब छुपकर अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हैं। सबको रिक फ्लैग के ऑर्डर पर ही आगे बढ़ना था, पर तभी ब्लैकगार्ड नाम का कैदी अपनी टीम को धोखा देकर दुश्मनों के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। वो बोला, बाहर आ जाओ, मैं इन्हें ले आया, मैं ही तुम्हारा खबरी हूँ। पर तभी किसी ने सीधा उसके सर में गोली फायर कर उसे वहीं मार गिराया, क्योंकि अब वो उनके किसी काम का नहीं था। इसके बाद वो बाकी लोगों पर भी गोलियों की बारिश कर देते हैं और उन्होंने एक एक को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। एक कैदी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपने हाथों को अपने शरीर से अलग कर दूर बैठे दुश्मनों पर हमला करने की कोशिश करता है, पर उसकी पावर्स किसी काम की नहीं थी। इसके बाद एक एक कर सभी बहुत बुरी मौत मारे जाते हैं, जो देख सेवेंट इतना डर गया कि वो मैदान छोड़कर भाग जाता है। अमांडा उसे लड़ने को कहती है, पर सेवेंट उसके ऑर्डर्स नहीं मानता और भागता रहता है, जिसके बाद उन्हें मजबूरन उसे मारना पड़ा। टास्क फोर्स एक्स के सभी मेंबर्स मारे जाते हैं, पर मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। आइलैंड के दूसरी ओर हम उसकी एक और टीम को देखते हैं, जो सही सलामत वहां पहुंच चुके थे। अमांडा शुरू से जानती थी कि उन पर हमला होगा, इसलिए उसने पहले से 2 टीमें बनाई थीं, एक जो दुश्मन के सामने आकर मारी जाएगी और दूसरी जो इस मिशन को पूरा करेगी। इस नई टीम में शामिल थे ब्लडस्पोर्ट, जो एक वर्ल्ड क्लास निशानेबाज था। उसके हाथ में हर चीज एक जानलेवा हथियार बन जाती है। किंग शार्क, जो एक बोलने वाला शार्क था और इंसानों को खाता था। फिर आती है रैट कैचर, जिसके पास चूहों को कंट्रोल करने की अद्भुत शक्ति थी। तीसरा है पीस मेकर, जो एक साइको किलर है और उसे लोगों को मारने में मजा आता है। और आखिर में आता है पोल का डोट मैन, जिसकी पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता। इन चारों को अमांडा ने उसी जेल से उठाया था जिस जेल से उसने टास्क फोर्स एक्स के मेंबर्स उठाए थे, पर ब्लडस्पोर्ट शुरू में उसके साथ काम करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। जिसके बाद अमांडा ने उसकी बेटी टायला, जो एक छोटी सी चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, उसे इसी जेल में भेजने की धमकी दी। ब्लडस्पोर्ट जानता था कि ये जगह कितनी खतरनाक है। सबसे ज्यादा कैदियों की मौत इसी जेल में होती है, इसीलिए उसे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी। इसके बाद सभी को उनके मिशन के लिए तैयार किया जाता है। अमांडा ने उन्हें कार्टो माल्टीस आइलैंड के बारे में बताया, जो साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है। पिछले 100 सालों से हरेरा फैमिली ने यहाँ पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी, लेकिन एक हफ्ते पहले सिल्विया लूना नाम के इस आदमी ने जनरल के साथ मिलकर कार्टो माल्टीस सरकार पर बेरहमी से कब्जा कर लिया और पूरी हरेरा फैमिली को बीच सड़क पर फांसी पर चढ़ा दिया। हरेरा के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध थे, पर इस देश का नया राजा सिल्विया लूना अमेरिका की बर्बादी चाहता है, और जब तक उसका देश पर कब्जा है, अमेरिका पर खतरा बना रहेगा। पीस मेकर पूछता है, तो आप चाहती हैं हम उसे मार दें? जिस पर अमांडा कहती है, नहीं, उस देश में एक साइंटिफिक फैसिलिटी है। वो एक खुफिया हथियार पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टारफिश। इंटेलिजेंस के हिसाब से ये स्टारफिश इस दुनिया का नहीं है, बल्कि एक एलियन है। लूना के हाथ में वो चीज सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है।
तुम्हारा मिशन है उस देश में घुसना और प्रोजेक्ट स्टारफिश से जुड़ी हर चीज को नष्ट करना। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम उन्हें आइलैंड पर देखते हैं। वहीं दूसरी ओर टास्क फोर्स के 2 मेंबर्स रिक फ्लैग और हार्ली क्वीन अभी भी जिंदा थे। रिक फ्लैग तो किसी तरह भाग निकला, पर सोल्जर्स हार्ली क्वीन को पकड़ लेते हैं। रिक अमांडा को रिपोर्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी जंगल में छुपे कुछ हथियारबंद लोग उसे घेर लेते हैं। उधर दूसरी टीम ने आराम करने के लिए जंगल में एक कैंप लगाया। रात में ब्लडस्पोर्ट देखता है कि पोल्का डॉट मैन की बॉडी पर कुछ रंग बिरंगे डॉट्स निकल गए हैं, जिनके साथ वो झाड़ियों में जाता है, और जब वो वापस आया तो वो फिर से नॉर्मल हो चुका था। इसी बीच राइट कैचर का पालतू चूहा ब्लडस्पोर्ट से मदद मांगता है। उसने किंग शार्क की ओर इशारा दिया और ब्लडस्पोर्ट देखता है कि किंग शार्क राइट कैचर को खाने वाला था। उसने बिना देर किए उस पर एक के बाद एक गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिससे किंग शार्क को गुस्सा आ गया। राइट कैचर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने उसे खाने की कोशिश की, पर जब उसके चूहे सेबेस्टियन ने उसे पूरा सच बताया तो रात कैचर को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उसने किंग शार्क को मारने के लिए चूहों की पूरी आर्मी बुला ली। पीसमेकर कहता है किंग शार्क को मारना होगा, ऐसे तो ये हमें मिशन पूरा होने से पहले ही खा जाएगा। पर अमांडा ऐसा नहीं चाहती थी। वो बोली, किंग शार्क सबसे ताकतवर मेंबर है, वो लैब तक जाने में हमारे काम आएगा। किंग शार्क बोला, मुझे भूख लगी थी और जब मुझे भूख लगती है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। राइट कैचर उससे पूछती है, क्या तुम अपने दोस्तों को भी खा जाते हो? जिस पर किंग शार्क ने उसे बताया कि उसका कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर राइट कैचर को उसके लिए बुरा लगा और वो उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, पर उसकी शर्त थी कि आइंदा वो किसी को खाएगा नहीं। सेबेस्टियन भी ब्लडस्पोर्ट को एक पत्ता देकर उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर ब्लडस्पोर्ट को चूहों से डर लगता था, इसलिए वो उसका दोस्त नहीं बनता। इसी बीच अमांडा ने रिक फ्लैग को ढूंढ लिया। उसने टीम को उसकी लोकेशन दी और कहा, वो जिनकी गिरफ्त में है उनमें से कोई नहीं बचना चाहिए। जो सामने आए उसे मार दो, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। इसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं। उन्होंने वहां पहुंचकर एक एक को मारना शुरू कर दिया। किंग शार्क को यहाँ किसी को भी मारने की आजादी थी, इसलिए सबको खाकर वो अपनी भूख मिटाता है। वहीं दूसरी ओर पीसमेकर और ब्लडस्पोर्ट तो लोगों को मारने का कंपटीशन ही कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने पूरा जंगल कैसे साफ कर दिया पता ही नहीं चला। और जब वो रिक को छुड़ाने के लिए एक कैंप में घुसे तो उन्होंने पाया कि रिक तो वहां आराम से बैठा उनके साथ बातचीत कर रहा था, जैसे कि वो कैदी नहीं बल्कि उनका मेहमान हो। पता चला कि जिन लोगों को उन्होंने अभी अभी मारा उन्होंने ही रिक की जान बचाई थी। उनकी लीडर अलाइस ने सिल्विया लूना की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी मुश्किल से ये आर्मी तैयार की थी, पर उन्होंने सब खत्म कर दिया। अलाइस को उन पर बहुत गुस्सा आता है, पर रिक ने उसे समझाया कि हम दोनों का मकसद एक है, इस देश को सिल्विया लूना की हुकूमत से आजाद कराना। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। वहीं दूसरी ओर हम प्रोजेक्ट स्टारफिश पर काम कर रहे साइंटिस्ट थिंकर को देखते हैं। वो जब अपनी लैब में पहुंचा तो उसने अपनी पूरी टीम को मरा हुआ पाया। सिल्विया को उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया था और वो चाहता था कि अब से वो उनके लिए काम करें और इस एलियन का इस्तेमाल कर एक ऐसा हथियार बनाए जो पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सके। और अगर उसने मना किया तो उसका भी वही हश्र होगा जो उसके साथियों का हुआ है। इसके बाद हमें हार्ली क्वीन को दिखाया जाता है, जिसे अभी तक उन लोगों ने मारा नहीं था। वो उसे पहनने के लिए नए कपड़े देते हैं और उसे सजा धजा कर सिल्विया लूना के आलीशान महल में लाया जाता है, जहां कई लोग उसकी खिदमत में हाजिर हुए। पता चला कि सिल्विया लूना उसे पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता है। ये जानकर हार्ली बहुत खुश होती है, क्योंकि अब ये लोग उसे मारेंगे नहीं। उसे सिल्विया जैसे हैंडसम आदमी से शादी करने में कोई ऐतराज नहीं था, उल्टा वो तो उसके साथ खूब मजे करती है। हार्ली को दूर से उनकी सीक्रेट लैब दिखाई देती है, जिसमें वो प्रोजेक्ट स्टारफिश को अंजाम दे रहे थे। सिल्विया उसे बताता है कि जिस किसी ने भी हरेरा फैमिली के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की, हरेरा फैमिली ने उन्हें उस एलियन की बलि चढ़ा दिया। उन्होंने मासूम लोगों पर अत्याचार किया, उन पर जानलेवा एक्सपेरिमेंट्स किए, पर अब हरेरा फैमिली खत्म हो चुकी है। हार्ली को लगा ये तो अच्छा आदमी है, उसने यहाँ के लोगों को उनके अत्याचारों से राहत दिलाई है। पर सिल्विया बोला, अब डरने की जरूरत हमारे दुश्मनों को है। जिस किसी ने मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मैं उनके माँ बाप को, बच्चों को या जिसे भी वो चाहते हैं सबको वहीं भेज दिया जाएगा। ये सुनते ही हार्ली बिना देर किए सिल्विया को गोली मार देती है, क्योंकि वो अपने मकसद के लिए बच्चों को मारने की बात कर रहा था। उसमें और हरेरा में कोई फर्क नहीं था। गोली की आवाज सुनकर वहां गार्ड्स आते हैं और वो हार्ली को अरेस्ट कर लेते हैं। जनरल सिल्विया की तरह नरम दिल बिल्कुल भी नहीं था। उसने अपने लोगों को हार्ली को टॉर्चर करके उसके बाकी साथियों का पता लगाने को कहा। वहीं दूसरी ओर वो लोग आगे बढ़ रहे थे। पोल्का डॉट मैन की बॉडी में फिर से वो रंग बिरंगे डॉट्स आने लगते हैं,
जिसे देखकर पीसमेकर उससे पूछ लेता है कि कहीं ये छूत की बीमारी तो नहीं, अगर ऐसा है तो हमसे दूर रहो। पोल्का डॉट मैन उन्हें बताता है कि ये एक इंटरडिमेंशनल वायरस है। उसकी माँ को, मुझे और मेरे भाइयों को सुपर हीरो बनाने का भूत सवार था। उन्होंने ही मेरे अंदर ये वायरस डाला। अगर मैं इन डॉट्स को दिन में 2 बार बाहर ना निकालूं तो ये मुझे जिंदा चबा जाएंगे। राइट कैचर पूछती है, तुम्हारे भाइयों का क्या हुआ? जिस पर डॉट मैन ने उसे बताया इस वायरस ने उनकी जान ले ली। एक बात और थी जो डॉट मैन उन्हें नहीं बताता, वरना सब उसे पागल समझते। इस वायरस की वजह से उसे हर इंसान में अपनी माँ की शक्ल दिखाई देती थी। इसका मतलब उसने अभी तक अपनी टीम के लोगों का असली चेहरा नहीं देखा था, वो बस उन्हें उनके कपड़ों से पहचानता था। जल्द ही वो चेक पॉइंट पर पहुंचे और वहां तैनात सभी गार्ड्स को मार दिया। इसके बाद वो आम लोगों के कपड़े पहनकर शहर में दाखिल होते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके, पर किंग शार्क को वो चाहकर भी नहीं छुपा सकते थे। अब क्योंकि शहर में सिग्नल जैमर लगे हुए थे, इसलिए वो अमांडा की आवाज ठीक से नहीं सुन पाते। पर सिग्नल टूटने से पहले अमांडा उन्हें वार्निंग देते हुए कहती है, वहां कॉल्स बेशक ना काम करे, पर तुम लोगों के सर में लगे बॉम्ब्स जरूर काम करेंगे, इसलिए कोई होशियारी मत करना। इसके बाद वो एक क्लब में जाते हैं ताकि वो थिंकर को पकड़ सके। उसे आने में थोड़ा वक्त लग रहा था, इसलिए समय काटने के लिए वो सब भी थोड़ी थोड़ी पीकर डांस करने लगते हैं। वहीं किंग शार्क को उन लोगों ने वैन में अकेला छोड़ दिया था ताकि वो किसी की नजर में ना आए। जल्द ही वहां थिंकर आ गया, जिसके बाद ब्लडस्पोर्ट ने उसके पीछे एक गन रखी और उसे साथ चलने को कहा। थिंकर उसका कहा करने को तैयार था, पर तभी वहां जनरल की मिलिट्री आ गई और वो एक एक कर सभी लोगों के पासपोर्ट चेक करने लगे। ब्लडस्पोर्ट जानता था कि वो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो राइट कैचर को उसे लेकर वहां से जाने को कहता है। उन्होंने मिलिट्री के आगे खुद को सरेंडर कर दिया और उनका ध्यान भटकाया ताकि राइट कैचर पर किसी की नजर ना पड़े। गार्ड से रिक को पता चला कि हार्ली अभी तक जिंदा है और जनरल उससे पूछताछ कर रहा है, जिसके बाद उन तीनों ने बिना देर किए अंदर मौजूद गार्ड पर एक साथ हमला कर उन्हें बेहोश कर दिया। ट्रक को हथियाने की कोशिश में उन्होंने ड्राइवर को भी मार डाला, जिस कारण एक जोरदार टक्कर होती है जिसमें उनकी गाड़ी पलट गई। खुशकिस्मती से उन्हें कुछ नहीं हुआ, पर रिक आगे बढ़ने से पहले हार्ली को छुड़ाना चाहता था। वहीं हम हार्ली को देखते हैं, जिसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। वो लोग उसे बार बार लगातार बिजली के झटके देते हैं, पर इतना दर्द सहने के बाद भी हार्ली अपना मुंह नहीं खोलती और बेहोश हो जाती है। जनरल ने कहा कि होश आने पर अगर ये सच ना बताए तो इसे मार देना। वहीं दूसरी ओर हम रिक को देखते हैं, जो अपनी पूरी टीम के साथ हार्ली की लोकेशन तक पहुंच चुका था। वहां आकर वो अलग अलग टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। वहीं जिंदगी और मौत के बीच लटकी हुई हार्ली होश आते ही बड़ी चालाकी से उस गार्ड को अपने पैरों तले दबाकर मार डालती है। उसने चाबी उठाई और बाहर निकलकर वहां मौजूद सभी गार्ड्स को एक एक कर मौत के घाट उतार दिया। वो टैक्सी लेती है और वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसने रिक और ब्लडस्पोर्ट को देखा, जो उसी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो उनके पास आई और पूछा, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? रिक उसे बताता है कि हम तुम्हें बचाने आए थे, जो सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने आएगा। इसके बाद वो सब थिंकर के पास जाते हैं और लैब में घुसने के लिए उसकी मदद मांगते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी दी गई जानकारी गलत निकली तो तुम मरोगे, इसलिए सोच समझकर फैसला करना। थिंकर उन सबको चेक पॉइंट्स को पार करवा के लैब तक ले जाता है। इसके बाद वो सब वैन से बाहर निकले और मेन गेट पर खड़े सारे गार्ड्स को मार डाला। किंग शार्क तो लोगों को बीच से फाड़ देता है, जो देख उनकी रूह कांप जाती है। वो सब अंदर दाखिल हुए और पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया। अब ना कोई अंदर जा सकता था और ना बाहर आ सकता था। रिक थिंकर को अपने साथ लैब लेकर जाता है और बाकियों को पूरी बिल्डिंग में एक्सप्लोसिव्स लगाने को कहता है, ताकि एक ही झटके में सब तहस नहस हो जाए। सेबेस्टियन ने सीसीटीवी के वायर काट दिए, जिससे लाइव फीड जाना बंद हो गई। जब जनरल को पता चला कि अमेरिका ने उनकी लैब पर कब्जा कर लिया है, तो उसने अपनी पूरी फोर्स लैब के बाहर डिप्लॉय कर दी और इसी का फायदा उठाकर एलिस अपने लोगों के साथ उसके ऑफिस में घुस जाती है। किंग शार्क और पीसमेकर दीवारों पर एक्सप्लोसिव्स लगा रहे थे, पर पीसमेकर उसे वहीं अकेला छोड़कर रिक के पीछे गया। इसी बीच थिंकर उन दोनों को प्रोजेक्ट स्टारफिश तक लेकर जाता है, जहां उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट्स ने ढेर सारे लोगों को पिंजरों में बंद कर रखा था। उनके चेहरों पर स्टारफिश जैसी कोई चीज उन्हें कंट्रोल कर रही थी। रिक ने एक बड़ी सी कांच की खिड़की पर किसी के विशालकाय हाथ देखे और वो समझ गया कि ये एलियन जितना उन्होंने सोचा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, और ये छोटे छोटे एलियंस उसके बच्चे नहीं बल्कि उसके प्यादे हैं, जो इंसानों को अपना होस्ट बनाते हैं। असली स्टारफिश साइज में बहुत बड़ा था, जिसे उन लोगों ने पिछले 20 सालों से कैद कर रखा है।
राइट कैचर कहती है कि हमें इन लोगों को बचाना होगा, पर थिंकर बोला, अब बस भी करो ये शराफत का नाटक। हम दोनों एक ही मालिक के गुलाम हैं। तुम्हारी सरकार का मकसद इस दुनिया को एलियन टेक्नोलॉजी से बचाना नहीं, बल्कि सबूत मिटाना है ताकि सरकार पर कोई कीचड़ ना उछाल सके। रिक कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद थिंकर ने उसे एक ऐसा सच बताया जिससे वो अब तक अनजान थे। वो कहता है कि अमेरिका के बददिमाग एस्ट्रोनॉट्स को ये एलियन स्पेस में मिला था और वो उसे अपने साथ यहाँ धरती पर ले आए। कोल्ड वॉर खत्म होने के बावजूद तुम्हारी सरकार में इस एलियन को इस्तेमाल करने की लालच पैदा हुई, पर अपने खुद के दामन को साफ रखने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स अपनी जमीन पर नहीं किए। अमेरिका को तरक्की तो पसंद है, लेकिन वो कुर्बानी नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स यहाँ करे और जब यहाँ की सरकार नाकाम हो गई तो उन्होंने मेरी 30 साल की मेहनत को नष्ट करने का फरमान जारी कर दिया। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पीस मेकर भी आ जाता है। रिक कहता है, फौज में भर्ती हुआ था देश की सेवा के लिए, किसी की कठपुतली बनने के लिए नहीं। वो हार्ड डिस्क को बाहर निकालता है और उसे अपने पास रख लेता है ताकि पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का ये घिनौना चेहरा दिखा सके। पर तभी पीसमेकर उस पर बंदूक तान देता है, क्योंकि वो ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता था। रिक को पता चलता है कि पीसमेकर शुरू से अमांडा के लिए उनकी जासूसी कर रहा था। वो कहता है, मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं है, वो हार्ड डिस्क मुझे वापस दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पर तभी बिल्डिंग में धमाका होता है और उन पर मलबा गिरने लगता है। अब उनके पास बहुत कम समय बचा था, पर तभी एक और धमाका हुआ और सब मलबे के नीचे दब गए। राइट कैचर को जब होश आया तो उसने देखा कि स्टारफिश को कैद रखने के लिए बनाई गई सेफ्टी विंडो टूट गई थी। वो थिंकर को अपने टेंटिकल्स से पकड़ लेता है क्योंकि उसने उस पर बहुत अत्याचार किए थे। थिंकर उससे माफी मांगता रहा, पर वो एलियन उसकी एक नहीं सुनता और उसके हाथ नोचकर उसके टुकड़े कर देता है। उधर जब पीस मेकर को होश आया तो उसने देखा रिक को बहुत चोट लगी है। बस इसी का फायदा उठाकर उसने रिक पर हमला कर दिया और उससे हार्ड डिस्क छीनने की कोशिश की। रिक जो पहले से घायल था उसे लड़ने की कोशिश करता है, पर ज्यादा देर उसके आगे टिक नहीं पाता। आखिर में रिक ने पीस मेकर के सर में रोड दे मारी, जिससे वो नीचे गिर पड़ा। रिक उसका गला घोंटने लगता है, लेकिन पीस मेकर ने पास पड़े सिरेमिक का टुकड़ा उठाया और उसे रिक की छाती में घुसा दिया, जिससे रिक की मौत हो जाती है। पीस मेकर को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो बातचीत से इस मसले को सुलझाना चाहता था, पर रिक ने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा। तभी उसकी नजर राइट कैचर पर पड़ती है, जिसने उसे रिक का कत्ल करते हुए देख लिया था। पीस मेकर उसे हार्ड डिस्क वापस करने को कहता है, पर राइट कैचर उसकी नहीं सुनती और उसे लेकर भाग जाती है। इसी बीच हम ब्लड स्पोर्ट को देखते हैं, जो अभी भी बिल्डिंग में बॉम्ब लगा रहा था। किंग शार्क एक कमरे में जाता है जहां उसने एक बड़ा सा फिश टैंक देखा जिसमें बहुत सारी मछलियां थीं। उन्हें देखकर वो इतना खुश हो जाता है कि वो अपने मिशन को छोड़कर उनके साथ खेलने लगा। वहीं दूसरी ओर गार्ड्स से बचते बचते पोल्का डॉट मैन के बैग से सारे एक्सप्लोसिव्स नीचे गिर जाते हैं। उन्हें मारने के लिए उसने जैसे ही उन पर अपने डॉट्स फेंके, उनमें से एक डॉट एक्सप्लोसिव से टकरा जाता है, जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका हुआ। किंग शार्क जिन मछलियों के साथ खेल रहा था, उनका टैंक टूटने से पूरी बिल्डिंग में पानी भर जाता है और वो सब डूबने लगे। किंग शार्क को लगा वो मछलियां उसकी दोस्त हैं, पर असल में वो बहुत खतरनाक थी। उन्होंने किंग शार्क को खाना शुरू कर दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो सब बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं। ब्लड स्पोर्ट तो किसी तरह बच गया, पर किंग शार्क भारी होने की वजह से सीधा 8वें माले से नीचे गिर जाता है। मिलिट्री ने उसे देखते ही उस पर गोलियों की बारिश कर दी, पर जब उसे होश आया तो खुद को इस कदर लहूलुहान देख किंग शार्क को गुस्सा आ जाता है और वो वहां मौजूद हर किसी को जिंदा निगलने लगा। जल्दी ही बिल्डिंग 2 हिस्सों में टूटकर नीचे गिरने लगती है। सबने मिलकर एक साथ छलांग लगाई और सब दूसरी ओर आ गए। हार्ली और डॉट मैन तो सुरक्षित थे, पर ब्लड स्पोर्ट अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। इसी बीच हम पीस मेकर को देखते हैं, जिसने राइट कैचर को पकड़ लिया। वो चाहता तो हार्ड डिस्क लेकर उसकी जान बख्श सकता था, पर वो शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने राइट कैचर को मारने का सोचा। पीस मेकर उसे शूट करने ही वाला था कि तभी ब्लड स्पोर्ट गिरते पड़ते उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे राइट कैचर पर बंदूक ताने खड़ा देख ब्लड स्पोर्ट ने समझने में बिल्कुल देरी नहीं की, पीस मेकर दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। दोनों ने तुरंत एक दूसरे पर गोली चलाई, पर ब्लड स्पोर्ट की गोली छोटी होने की वजह से वो पीस मेकर के गोली को चीरते हुए सीधा उसकी गर्दन में जा लगती है, जिससे पीस मेकर मारा गया। उन्होंने मिशन पूरा किया, पर अभी खतरा टला नहीं था। वो एलियन जिसे साइंटिस्ट्स ने पिछले 20 सालों से अपनी गिरफ्त में रखा था, आजाद हो जाता है।
उसने बाहर आते ही अपने साइड से ढेर सारे छोटे छोटे स्टारफिश रिलीज करना शुरू कर दिए, जो हवा में उड़ते हुए वहां मौजूद लोगों के सर पर चिपक कर अपनी मजबूत पकड़ बना लेते हैं। राइट कैचर और उसकी टीम जल्दी से अपने चेहरे ढक लेते हैं, पर जिन्होंने अपने चेहरे नहीं ढके उन पर उस एलियन ने कब्जा कर लिया। वो कहता है, अब इस शहर में मेरा कब्जा होगा, और इतना कहकर वो अपनी आर्मी के साथ शहर की ओर बढ़ने लगा। इस बात से अनजान की हार्ड डिस्क अभी भी उन लोगों के पास है। अमांडा उन्हें वापस आने को कहती है क्योंकि उनका मिशन पूरा हो चुका था। राइट कैचर उसे बताती है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो एलियन शहर की ओर बढ़ रहा है, पर अमांडा को अब इस देश और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं था। उसे लगता था कि अगर दुश्मन देश बर्बाद हो रहा है तो उसमें उन्हीं का फायदा है। ब्लड स्पोर्ट वहां से जाने लगता है, पर जब उसने अपने पीछे मासूम लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो उससे ये देखा नहीं गया और उसने अपना मन बदल लिया। वो वापस शहर की ओर जाने लगता है क्योंकि वो लाखों लोगों की मौत को अनदेखा नहीं कर सकता था। अमांडा कहती है, भूलो मत, तुम्हारे सर में लगे बॉम्ब्स का कंट्रोल अभी भी मेरे पास है, पर इसके बावजूद सब लोग उसके फैसले के खिलाफ जाकर उस एलियन को रोकने का फैसला करते हैं। अमांडा गुस्से में ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि तभी उसकी अपनी टीम ने उसे मारकर बेहोश कर दिया, क्योंकि उन्हें भी ये गलत लगा। वो लोग भी उनकी मदद करते हैं, जिसके बाद सबने मिलकर उस स्टारफिश पर हमला कर दिया। ब्लड स्पोर्ट अपनी सबसे एडवांस्ड गन से उस पर फायर करता है, पर एलियन इतना ताकतवर था कि उसे एक खरोच तक नहीं आती। उसने किंग शार्क को उसे खाने को कहा, जिसके बाद वो अपने नुकीले दांतों से उसे नोचने लगता है। पोल्का डॉट मैन ने भी उस एलियन पर अपनी इंटरगैलेक्टिक पावर्स से हमला कर उसके एक पैर को बुरी तरह घायल कर दिया। वो जीत ही रहे थे कि तभी उस एलियन ने डॉट मैन को जिंदा अपने पैरों तले रौंद डाला। इसके बाद वो किंग शार्क को उठाकर दूर फेंक देता है और उन्हें रोकने के लिए उसने अपनी पूरी आर्मी भेजी, जो ब्लड स्पोर्ट पर हमला कर देते हैं। राइट कैचर शहर के सारे चूहे इकट्ठा करने की कोशिश करती है, पर इस दौरान वो भी मरते मरते बची। अब उनसे लड़ने के लिए ब्लड स्पोर्ट के पास एक भी हथियार नहीं बचा था, जिसके बाद राइट कैचर शहर के सारे चूहों को इकट्ठा कर उन्हें उस एलियन पर छोड़ देती है। लाखों की तादाद में चूहे उस पर चढ़कर उसे नोचने लगे और इसी का फायदा उठाकर हार्ली एक भाला लेकर सीधा उसकी आंख में कूद जाती है। चूहे उसके बनाए छेद से अंदर दाखिल होते हैं और देखते ही देखते उन्होंने उस एलियन की नसों को काटना शुरू कर दिया, जिससे वो बुरी तरह लहूलुहान हो जाता है। मरने से पहले वो एलियन ब्लड स्पोर्ट से कहता है कि मैं अपनी दुनिया में खुश था, अंतरिक्ष में तारों को निहारते हुए, पर इतना कहते ही वो धड़ाम से नीचे गिरता है, जिससे उसकी मौत हो गई। इस दौरान उन्होंने अपने भी कई लोगों की जानें गंवाई, जिसका उन्हें बहुत पछतावा था। ब्लड स्पोर्ट अमांडा से कहता है कि अब अगर हम में से किसी को मारा या मेरी बेटी को दोबारा जेल भेजने की धमकी दी तो मैं ये राज खोल दूंगा। अमांडा नहीं चाहती थी कि दुनिया को पता चले कि अमेरिका के हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हैं, इसीलिए वो मजबूर होकर उनकी शर्तें मान लेती है। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर उन्हें वहां से बाहर ले गया। सब एक नई जिंदगी पाकर बहुत खुश थे। सेबेस्टियन ब्लड स्पोर्ट के पैर पर आकर बैठ जाता है, जिसके बाद उसने भी हिमायत करके उसे सहलाया और इस तरह उसके अंदर से चूहों का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। आखिर में हम वीसल को देखते हैं, जो शुरू में डूब गया था, हालांकि वो अभी मरा नहीं था। होश आते ही वो वहां से भाग गया। इसके बाद हमें पीस मेकर को दिखाया जाता है, जिसकी सांसें अभी तक चल रही थी, और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।